नमस्कार छात्रों, मैं विजय पाटिल आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम देख रहे हैं पद्य पाठ 9 चुनिंदा शेर, जिसकी कवि हैं कैलाश सेंगर जी। इसके पहले हमने जो 8 शेर देखे हैं उसमें सेंगर जी ने बताया है कि सामर्थ्य पर भरोसा होना चाहिए, जल प्रदूषण नहीं करना चाहिए। अब हम जो बाकी के बचे हुए शेर हैं उन शेरों के बारे में जानकारी हासिल करते हैं। चलो अगला शेर हम देखने जा रहे हैं। ज़रा किताब खोलकर किताब में देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। जब भी पानी किसी के सर से गुजर जाएगा तब वह सीने में नई आग ही लगाएगा। जब भी पानी किसी के सर से गुजर जाएगा तब वह सीने में नई आग ही लगाएगा। इस शेर में कवि कहते हैं कि जब व्यक्ति की सहनशीलता खत्म हो जाएगी, वह अन्याय सहन करने की शक्ति जब खत्म हो जाती है तो वह विद्रोह कर उठता है। विद्रोह करना भी जरूरी है, क्योंकि जब तक वह सहन करता रहेगा उस पर लोग जुल्म करते रहेंगे, उसका शोषण करते रहेंगे, उसको तकलीफ देते रहेंगे। उसका आम आदमी जो होता है, मतलब किसान मजदूर जो होते हैं, जब तक विद्रोह नहीं करता तब तक उसके अधिकार उसे प्राप्त नहीं होते। इसलिए कवि कहते हैं कि जब भी पानी किसी के सर से गुजर जाएगा तब वह सीने में नई आग ही लगाएगा। यानी जुल्म की सीमा हद पार कर लेगी तो व्यक्ति क्या करता है? तो व्यक्ति विद्रोह करता है, विरोध करता है और अपनी आवाज़ उठाता है। और उस आवाज़ में बड़ी ताकत होती है, बहुत ही परिवर्तन करने की उसमें गूंज होती है। और तभी एक आम आदमी की ताकत, आवाज़ की पहचान लोगों को होती है, क्योंकि जब तक वह सहता है तब तक लोग जुल्म उस पर करते हैं। लेकिन जब हमने जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाई तो पता चलता है कि सामने वाले को कि नहीं, उसकी आवाज़ में भी क्या है? दम है। यह भी शोषण सहने वाला नहीं है। जब कई हम बहुत ऐसी घटनाएं सुनते हैं कि किसी गांव में किसी मजदूर को, आम इंसान को, गरीब आदमी को, यहाँ पर गांव के कुछ लोग क्या करते हैं? छेड़ते हैं, उस पर अन्याय करते हैं, जुल्म उठाते हैं। तो जब उस आम इंसान पर जुल्म होता है तो बहुत से लोग उसके साथ खड़े होते हैं और उसकी आवाज़ बनते हैं, और इसके कारण एकता दिखाई देती है। और इसी के द्वारा सत्ता में बैठे लोगों को पता चलता है कि आम आदमी पर जुल्म करना इतना आसान नहीं है। हमारे देश के संविधान में लिखा है, हर व्यक्ति को अपनी प्रगति करने का अधिकार है, अपनी तरक्की करने का अधिकार है। इसलिए वह व्यक्ति अपने ढंग से रह सकता है, बोल सकता है, काम कर सकता है और घूम फिर सकता है। इसलिए हमारे ऊपर अगर अन्याय होता है तो हम क्या कर सकते हैं? उसके विरोध में आवाज़ उठा सकते हैं। और जब इस तरह से सामान्य आदमी सहते सहते एक दिन आवाज़ उठाता है तो उसकी आवाज़ में अन्य लोग भी आवाज़ मिला देते हैं और उनकी आवाज़
यहाँ पर एक बड़ी खतरनाक आवाज़ बन जाती है और सत्ताधारी जो लोग होते हैं, पदस्थ जो लोग होते हैं, उनको समझ में आ जाता है कि अब हमारा अन्याय ये सहन करने वाले नहीं हैं। अगला शेर हम देखते हैं। आँखों में बहुत बाढ़ है, शेष सब कुशल है, जीवन नहीं आषाढ़ है, फिर शेष सब कुशल। आँखों में बहुत बाढ़ है, शेष सब कुशल, जीवन नहीं आषाढ़ है, फिर शेष सब कुशल। इसमें बताया गया है कि आँखों में आंसू का सैलाब है, बाढ़ है, इतने आंसू हैं कि थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे जीवन क्या बन गया है, आषाढ़ बन गया है, आषाढ़ महीना बन चुका है। आषाढ़ यानी सावन के पहले आने वाला महीना, सावन के पहले आने वाला महीना जिसमें निरंतर बरसात होती है। अब यहाँ बरसात कौन सी हो रही है? आंसुओं की, दुखों की, तकलीफों की। ऐसा लग रहा है कि समस्याओं का सैलाब आया हुआ है, तो इन समस्याओं को दूर करने के लिए आम आदमी को काफ़ी संघर्ष करना पड़ता है, बहुत लड़ाई लड़नी पड़ती है। अपने हक, अपने अधिकारों की यहाँ पर लड़ाई लड़नी पड़ती है, तब कहीं जाकर उसे उसका हक मिलता है, उसे न्याय मिलता है। फिर शेष सब कुशल, मतलब उसे बाकी हक अधिकार तब मिलता है। अगला शेर हम पढ़ेंगे। सड़क ने जब मेरे पैरों की उंगलियां देखी, कड़कती धूप में सीने पे बिजलियां देखी। सड़क ने जब मेरे पैरों की उंगलियां देखी, कड़कती धूप में सीने पे बिजलियां देखी। इस शेर में कवि कह रहे हैं कि जो आम आदमी होता है, वो आम आदमी, सामान्य इंसान, गरीब इंसान, मजदूर इंसान, वह अपनी ज़रूरतें पूरी करने के लिए काफ़ी मेहनत करता है, कष्ट उठाता है। हर मौसम में, चाहे बारिश हो, तूफान हो, गर्मी हो, सर्दी हो, कोई भी मौसम हो, वह हर वक्त, हर मौसम में मेहनत करता रहता है। बिना मेहनत किए उसकी ज़रूरतें पूरी नहीं होगी, ये उसे अच्छी तरह से मालूम है। इतनी मेहनत करने के बाद वह उसकी ज़रूरतें पूरी नहीं कर पाता है, तब निराश होता है, दुखी होता है और सोचता है कि मैं कैसे अपने परिवार का भरण पोषण करूं, गुजारा कैसे करूं। एक सामान्य व्यक्ति को परिवार की ज़रूरतें, बच्चों की शिक्षा, बच्चों का स्वास्थ्य, बच्चों की ज़रूरतें, परिवार वालों की ज़रूरतें पूरी करने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ता है। और संघर्ष की कहानी को कवि ने शेर के माध्यम से बताने का प्रयास किया है। जेठ मास की धूप में मनुष्य बाहर नहीं निकल पाता है, वह अपने घरों में ही बैठे रहते हैं। बड़े जो लोग होते हैं वो अपने घरों में एसी में, कूलर में बैठे रहते हैं। आम आदमी, गरीब मजदूर को अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए घर से बाहर निकलना ही पड़ता है। घर में बैठकर वो अपनी ज़रूरतों को पूरा नहीं कर सकता। इसलिए चाहे सर्दी हो, गर्मी हो, ठंडी हो, कुछ भी हो, हर समय उसे ज़रूरतों को पूरा करने के लिए काम करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि काम किए बिना उसका गुजारा नहीं हो सकता। अगला शेर हम देख रहे हैं। सास हमारी हमें पराए धन सी लगती हैं, साहूकार के घर गिरवी कंगना सी लगती हैं। सास हमारी हमें
पराये धन सी लगती हैं, साहूकार के घर गिरवी कंगना सी लगती हैं। इस शेर में कवि कहना चाहते हैं, कवि की, गज़लकार की जो शब्द शक्तियाँ हैं, कल्पना शक्ति बहुत ही उम्दा है। सास हमारी हमें पराये धन सी लगती हैं। ऐसा लगता है जैसे वो उधार की सांसें लेकर जी रहा है। सांसों पर भी हमारी सांसें जो हैं हमें पराये धन सी लगती हैं। ऐसा लगता है जैसे उधार की सांसें लेकर जी रहा है। सांसों पर भी उसका अपना अधिकार नहीं है, उधार की जिंदगी जी रहा है। साहूकार के घर गिरवी कंगन सी हमारी जो जिंदगी है वो लग रही है। हमारी सांसें जो हैं, हमारी सांसें साहूकार के घर गिरवी रखी हुई कंगना के समान लगती हैं। एक आम आदमी, किसान, मजदूर जो होता है वो कर्ज के बोझ तले ऐसा दबा हुआ है, उसे अपनी सांसें भी साहूकार के यहाँ गिरवी रखे हुए कंगना सी लगती हैं। इसमें कवि ने जो शब्द शक्ति या कल्पना शक्ति का प्रयोग किया है, बहुत ही बेहतरीन शब्दों का प्रयोग किया है। हमारा जीवन कैसा है? नश्वर है। अपनी ज़िंदगी हंसी खुशी हमें जीनी चाहिए, न कि किसी के एहसानों तले दबी हुई ज़िंदगी नहीं जीनी चाहिए। हम हमारी ज़िंदगी खुशी से अपने ढंग से जिए। इसलिए यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि जो सामान्य इंसान होता है वो अपनी ज़िंदगी भी यहाँ पर अपने ढंग से नहीं जी सकता, इतना कर्ज उसके ऊपर होता है। मतलब जो अमीर लोग होते हैं वो अमीर लोग आम इंसान की ज़िंदगी बिल्कुल यहाँ पर नशोर बना देता है और उसको अपने कर्ज के इसमें दबा कर रखना चाहता है। आम आदमी को भी अपनी ज़िंदगी अपने ढंग से जीनी चाहिए। किसी का सर खुला है तो किसी के पाँव बाहर हैं, जरा ढंग से तू अपनी चादरों को बुन मेरे मालिक। किसी का सर खुला है तो किसी के पाँव बाहर हैं, जरा ढंग से तू अपनी चादरों को बुन मेरे मालिक। यहाँ पर इस शेर के माध्यम से कवि कहते हैं कि आमदनी अटनी खर्चा रुपया। आम आदमी की आमदनी जो है इतनी मामूली होती है, इतनी कम होती है कि उसे समझ में नहीं आता कि वो कौन सी ज़रूरतें पूरी करें और कौन सी ज़रूरतों को पूरी ना करें, क्योंकि ज़रूरतें तो असीमित होती हैं, मनुष्य की ज़रूरतें। लेकिन एक आम आदमी को जो अपनी महत्वपूर्ण ज़रूरतें हैं वो भी वह अपनी कमाई से पूरी नहीं कर सकता है। इसलिए कवि कहते हैं किसी का सर तो किसी का पाँव खुला है, पाँव बाहर हैं, जरा ढंग से तू अपनी चादरों को बुन मेरे मालिक। हे मेरे मालिक, तू हमारे ऊपर ऐसी कृपा दृष्टि कर दे कि जिससे हमारी सारी कमियां पूरी हो जाए, हम अपनी मेहनत से अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर सकें, ऐसा काम हमारे हाथों से हो। जरा हे मेरे मालिक, तू हम पर अपनी क्या कर, कृपा दृष्टि कर दे और हम सब अपनी ज़िंदगी अच्छी तरह से जी पाएँ। खुदा से, ईश्वर से आम इंसान जो हैं वो यहाँ पर शिकायत करता है कि तुमने हमें मनुष्य का जन्म दिया है तो इतनी आमदनी भी हो कि हम
अपना और अपने परिवार वालों का अच्छा सा गुजारा कर सके। अगला शेर हम देख रहे हैं। वह जो मजदूर मरा है वह निरक्षर था, मगर अपने भीतर वह रोज एक किताब लिखता था। वह जो मजदूर मरा है वह निरक्षर था, मगर अपने भीतर वह रोज एक किताब लिखता था। इस शेर में कवि ने, गजलकार ने आम आदमी की जिंदगी कैसी होती है इसके बारे में बताया है कि आम आदमी की जिंदगी एक खुली किताब की तरह होती है। ऐसा कहा है, कवि कह रहे हैं कि जीवन में जिंदगी भर संघर्ष करते हुए जो मजदूर आज गुजर चुका है, मर चुका है, उसने अपनी पूरी जिंदगी भर विरोधी परिस्थितियों का सामना किया हुआ है। वह जिंदगी भर लड़ता रहा परिस्थिति से, हालात से। आज वो गुजर चुका है। उसने जब वो जीवित था तब कठिन परिस्थितियों का सामना किया हुआ है, विरोधी परिस्थितियों का सामना किया हुआ है। वह अनपढ़ था लेकिन उसमें समझ थी। भले ही वह पढ़ना लिखना नहीं जानता था, लेकिन जिंदगी की किताब को उसने अच्छी तरह पढ़ लिया था और समझ भी लिया था। इसीलिए यहाँ पर लेखक कह रहे हैं, कवि कह रहे हैं कि उसके भी अपने कुछ अरमान थे, उसने भी कुछ सपने देखे थे, उसके भी अपने कुछ अरमान थे, उसके भी अपने कुछ सपने थे। जिन सपनों को पूरा करने के लिए उसने निरंतर प्रयास किए थे। यही जो मजदूरों का संघर्षमय जीवन होता है, यही जिंदगी, उनका जीवन एक प्रेरणादायी किताब के जैसे होता है। उनका जो संघर्षमय जीवन होता है, यही जीवन प्रेरणादायी किताब के जैसे होता है। या उनकी संघर्ष भरी जिंदगी की कहानी जो होती है, यह कहानी जो है किसी प्रेरणादायी किताब या ग्रंथ से कम नहीं होती है। जो हम पढ़ते हैं तो हमें भी अपने जीवन के संघर्षों से लड़ने की हिम्मत हमको मिलती है। इसी तरह आज हमने यहाँ पर जो पद्य रचना देखी है, चुनिंदा शेर या चुनिंदा शेर, जिसके लेखक थे कैलाश सेंगर जी, उनकी ये जो रचना यहाँ पर हमने देखी है वो समाप्त होती है।